क्या होगा जब कहानी का असली हीरो है जो असल में रीजन होगा सब कुछ गलत होने का। ना कोई विलन, ना कोई किस्मत, ना ये दुनिया, बस खाली वो हीरो ही रीजन है कि ये कहानी खराब है। और सबसे डरावना हिस्सा इस कहानी का ये है कि उन्हें पता है कि उनकी वजह से ये कहानी खराब हो रही है। एनीमे ने हमें एक काफी कंफर्टिंग सी चीज दिखा रखी है कि हीरोज है ज्यादातर दुनिया को फिक्स करते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि असल में ये झूठ है। कुछ प्रोटैगनिस्ट है जो कहानी को बचाते नहीं है बल्कि उसे करप्ट कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। ये कोई रिटर्न रूल नहीं है कि मेन कैरेक्टर है जो हर बार है सही होगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ तुम्हें 7 ऐसे प्रोटैगनिस्ट के बारे में जो कि असल में कहानी में मेन प्रॉब्लम थे और जितनी भी केओस, भगदड़ या फिर कोई भी नुकसान हुआ था उन्हीं कैरेक्टर्स की वजह से हुआ था। सो वेलकम टू द नेक्टर और सीधा मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं लुलूश की, वो भी कोड गियास से। लुलूश है जो एक काफी ज्यादा समझदार प्रिंस है। उसके पास ताकत है कि दूसरों के दिमाग को वो कंट्रोल कर सकता है और उसका खाली एक ही मिशन है कि वो एक पूरे का पूरे एम्पायर को गिरा दे, जो कि ऑब्वियसली उनके खिलाफ है। अब ये सुनने में थोड़ा हीरो वाला लगता, लेकिन लुलूस है जो वो इविल के खिलाफ लड़ ही नहीं रहा था बल्कि वो मैन्युफैक्चर कर रहा था इविलनेस को। वो झूठ बोल रहा था, मैनिपुलेट कर रहा था लोगों को, इनोसेंट लोगों को सैक्रिफाइस कर रहा था और खाली एक बेटर वर्ल्ड के नाम पे। बट हियर्स द ट्विस्ट कि असल में वो विलन था। अगर हम लुलूस की साइकोलॉजी के अंदर घुसे तो हमें ये पता चलेगा कि लुलूस के पास गॉड कॉम्प्लेक्स था। उसको विश्वास था कि वो ही इस पूरी दुनिया को ठीक कर सकता और उसकी इस बिलीफ ने ही सारी चीजों को जस्टिफाई कर दिया था उसकी। इवन उसका जेनोसाइड, साधारण लोगों को मारना, साथ में किसी को धोखा देना और इससे भी खतरनाक बात वो ही बन जाना जिससे वो नफरत करता था। लुलूश ने विलन को कभी हराया ही नहीं था, उसने बल्कि उसको रिप्लेस करा था। सेकंड नंबर पे आता शोया इशिदा, वो भी ए साइलेंट वॉइस से। एक छोटा लड़का जो कि बुली करता है एक ऐसी लड़की को जो सुन नहीं सकती अच्छे से और उसकी पूरी जिंदगी खराब कर देता है और बाद में हर चीज पे रिग्रेट करता। अब इसकी कहानी में है कोई पावर नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई क्रुएलिटी नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी इसके अंदर ये देखा जाए तो शोया सबसे बड़ी प्रॉब्लम था। कोई सोसाइटी की प्रॉब्लम नहीं थी ये, ना कोई किस्मत वाली बात थी, बल्कि शोया ही खुद प्रॉब्लम था यहाँ पे। शोया है जो काफी अच्छे से दिखाता है साइलेंट वॉइस के अंदर कि ह्यूमन इग्नोरेंस कैसे वर्क करती है। वो इतनी सारी चीजें करने के बाद भी जब वो छोटा था वो इग्नोरेंस में जीता था, लोगों के पीयर प्रेशर में आके, इनसिक्योरिटी में वो किसी को हर्ट करने के लिए तैयार था ताकि उसको एक्सेप्ट करा जाए। उसके लिए किसी को नुकसान पहुंचाना उस समय पे इजी था, लेकिन शोया यहाँ पे प्रॉब्लम था। इवन मैं ये नहीं कह सकता कि वो बहुत खतरनाक विलन था, ये बहुत बुरा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये इमेच्योर था, इसलिए ये यहाँ पे प्रॉब्लम था। शोया काफी अच्छे से ये दिखा देता कि इमेच्योर होने की वजह से भी तुम किसी को नुकसान पहुंचा सकते, तो समझदार बनना चाहिए लोगों को। थर्ड कैरेक्टर है कैन कानेकी, वो भी टोक्यो घुल से। कानेकी है जो एक काफी काइंड बच्चा था, सभी की केयर करता था, सभी के बारे में सोचता था, अपने बारे में थोड़ा कम ही था, लेकिन जब वो पहली डेट पे जाता है तो वहां पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाती और इन दी एंड वो एक आधा घुल बन जाता और फिर वो सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करता, धीरे धीरे अपने आप को खो देता। और कानेकी की कहानी सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि कानेकी है जो विक्टिम लगता है शुरुआत में, लेकिन विक्टिम बनने के बाद वो वायलेंस का पार्ट खुद बन जाता, वो एम्ब्रेस करना स्टार्ट कर देता ब्रूटैलिटी को, और जब ये वो करना स्टार्ट करता है सब कुछ बदल जाता। अब साइकोलॉजिकली देखा जाए तो कानेकी है जो आइडेंटिटी कोलैप्स फेस कर रहा था, वो ह्यूमन है या मॉन्स्टर है वो सोच रहा था, दर्द उसे रीशेप कर रहा था एंड इवेंचुअली उसने अंधेरे को एक्सेप्ट ही कर लिया था। और इसलिए नहीं क्योंकि वो करना चाहता था, बल्कि उसे वो इजी लगा। बस वो किसी मॉन्स्टर से हारा नहीं था कभी, वो बल्कि वो मॉन्स्टर बना था और उसकी वीक विल पावर की वजह से ही वो यहाँ पे प्रॉब्लम बन जाता। फोर्थ कैरेक्टर है सातो मात्सुजाका, वो भी हैप्पी शुगर लाइफ से। सातो है जो अपने प्यार को ढूंढ लेती और उसे फाइनली अपने जीवन में प्यार का एहसास होता, लेकिन वो उससे ऑब्सेस्ड हो जाती, इवन किसी को मारने के लिए भी तैयार है वो उसको बचाने के लिए। सातो का प्यार है जो किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था बल्कि वो डिस्ट्रॉय कर रहा था सब कुछ। वो किडनैपिंग कर रही थी, मर्डर कर रही थी, मैनिपुलेशन कर रही थी और वो सब कुछ खाली एक शब्द से जस्टिफाई कर रही थी, प्यार। और वो साइकोलॉजिकली इल थी भाई, उसका अटैचमेंट स्टाइल है जो वो काफी डिस्टोर्टेड सा था। ट्रोमा की वजह से उसके प्यार की समझने की क्षमता है जो वो काफी कम थी। वो कंफ्यूज करती थी पोजेशन को केयर से, वो कंट्रोल करना चाहती थी सेफ्टी के नाम पे और वो वायलेंस करने को तैयार है प्रोटेक्शन के नाम पे। फिर इवन तो ये एनीमे देखने में काफी ऐसा लगता होलसम सा है, लेकिन कहानी काफी ज्यादा डार्क है ये। और फिफ्थ नंबर पे आता है कियोटा का, वो भी क्लासरूम ऑफ द इलीट से। ये काफी शांत जीनियस है, हमेशा बैकग्राउंड में रहता, लेकिन बैकग्राउंड में रहने के बाद भी ये कंट्रोल में रहता, ये सभी को कंट्रोल करता रहता। आयनो कोजी है जो वो असल में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था खुद ही, ताकि वो लोगों को देख पाए कि वो उसको सोल्व कैसे करेंगे। कोई भी इंसान उसका दोस्त नहीं था, हर इंसान को वो बस एक टूल के नजर से देखता, उसे परवाह ही
ही नहीं है किसी चीज की। हर चीज उसके लिए एक तरीके से एक्सपेरिमेंट सी हो जाती और विदाउट इमोशन वो बड़ा हुआ है, इस वजह से वो एम्पैथी भी लैक करता। इंसानी जीवन है उसके लिए बस एक एक्सपेरिमेंट है। वो किसी से कनेक्ट नहीं करना चाहता, बल्कि वो जब भी किसी से जुड़ेगा तो वो उसे कंट्रोल करना चाहेगा। और अगर तुम कभी आयना कोची से मिलोगे तो तुम उसके लिए इंसान नहीं होगे, उसकी नजर में तुम भी बस एक डेटा बन जाते। नंबर 6 पे आता डेंजी, वो भी चेनसो मैन से। एक काफी गरीब बच्चा जो अपना पेट है जैसे तैसे भर रहा था और वो डेविल हंटर बन जाता। चाहता तो ये नॉर्मल लाइफ है, लेकिन डेंजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये अपने आप को समझ ही नहीं पाता कभी। तो और लोग है इसको कंट्रोल करते हैं और इसके जरिए है जो केओस करवाते हैं, एंड विदाउट रियलाइजिंग ये सब कुछ करता। ना उसे कभी प्यार मिला, ना उसके पास कोई आइडेंटिटी है, सेल्फ वोर्थ तो बिल्कुल नाले में है उसकी। तो बस एक ही आइडिया चेस करता, द आइडिया ऑफ हैप्पीनेस। और इस चीज के बीच में जो कुछ भी आता या फिर जो इंसान उसको हैप्पीनेस देता, उसके लिए उसे जो कुछ करना पड़े वो सब करेगा। डेंजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो डोरमैट की तरह एक्ट करता, वो अलाउ करता अपने आप को मैनिपुलेट होने के लिए किसी से भी। और उसका काफी अजीब सा बिहेवियर है, बिल्कुल रेकलेस था क्योंकि उसका पास्ट ट्रॉमेटिक रहा है। लेकिन उसके गोल्स बड़े बेसिक है, खाना मिल जाए उसे, कंफर्ट मिल जाए और फिजिकल इंटीमेसी मिल जाए। लेकिन जो ताकत उसके पास है वो इन चीजों के लिए बना ही नहीं है, इतनी सिंपल। और मैं ऐसे नहीं कह रहा कि वो चीजें कर ही नहीं सकता, वो खाना ही ना खाए, इंटीमेसी के बारे में सोचे ही ना, लेकिन वो अपनी सेल्फ वर्थ बहुत लो रखता, जिसकी वजह से कोई भी उसका यूज करता। डेंजी है जो खतरनाक इसलिए नहीं है क्योंकि वो इविल है, कोई बुरा इंसान है, बल्कि वो खतरनाक इसलिए है कि जो ताकत उसके पास है और उस ताकत के होते हुए वो अपने आप को नहीं जानता और किसी को भी कंट्रोल करने देता अपने आप को, वो सबसे खतरनाक चीज है उसकी। और 7th कैरेक्टर आता ओकाबे रिंतारो, वो भी स्टाइन्स गेट से। एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड और बुद्धि से पूरा चटका हुआ साइंटिस्ट जो कि डिस्कवर कर लेता है टाइम ट्रेवल को और फिक्स करने की कोशिश करता है हर चीज को, हर टाइमलाइन को, हर ट्रेजेडी को। और शुरुआत करता है वो अपने आप से, लेकिन वो अपने आप को फंसा लेता है प्रॉपर बहुत खतरनाक वाली और अनबेयरेबल सफरिंग में, जिसकी वजह से पीटीएसडी और गिल्ट लूप है उसके लिए बन जाता कांस्टेंट। वो हमेशा ट्राई करता रहता है कि वो चीजों को फिक्स कर दे, लेकिन हर अटेम्प्ट उसका उस चीज को और खराब कर देता। पहले तो वो विक्टिम बनता उस चीज का और फिर वो उसको करने वाला बनता। पता है, एक कहावत है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि सबसे खतरनाक जेल कौन सी है? सबसे खतरनाक जेल वो है जो तुम खुद के लिए बनाते हो, और रिंतारो वो ही करता। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सारे कैरेक्टर्स में सबसे कॉमन क्या है, तुमने कभी ये सोचा है? ये कैरेक्टर्स इविल बिल्कुल नहीं है, प्रॉपर इविल वाले नहीं है ये कैरेक्टर्स इतने, लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनते हैं इनके ट्रोमा की वजह से, इनके पावर के ऑब्सेशन की वजह से, कभी इग्नोरेंस की वजह से और कभी अपने आइसोलेशन की वजह से। और ये कैरेक्टर्स हैं मिलके सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ रखते हैं हमारे सामने, जो कि है ह्यूमन नेचर। और काफी हाई चांसेस है कि इन 7 कैरेक्टर्स में से कुछ कैरेक्टर्स है जो उनके जो ट्रेड्स है तुम्हारे अंदर भी हो सकते हैं, और वो सुधारना तुम्हारी जिम्मेदारी है भाई। लेकिन हाँ, अगली बार जब तुम एनीमे देखो ये जरूर समझ लेना कि वो इंसान जो तुम्हें दिख रहा है क्या वो हीरो है या फिर वो विलन है। बाकी अगर तुम्हारी नजर में कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसको मैंने छोड़ दिया तो कमेंट सेक्शन के अंदर उसका नाम जरूर लिखना। और तुम्हारा शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। द नेक्टर साइनिंग ऑफ।